नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। किम जोंग उन एक सबक सीख रहा है। 1 मार्च 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का दूसरा दिन था और ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो मर चुका था। तेहरान में धुआं था, चारों तरफ खबरें थी युद्ध की, और प्योंगयांग में किम जोंग उन एक सीमेंट फैक्ट्री में था उस दिन। होठों पर एक सिगरेट थी और चेहरे पर उसके एक काम था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ लगा ही नहीं। और बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे थे किम जोंग उन को लेकर। क्या ये काम जो किम जोंग उन के चेहरे पर था वो उसकी वीकनेस थी या फिर ये कैलकुलेशन था उसका? किम जोंग उन को पता है कि ईरान का असली दुश्मन न्यूक्लियर वेपन नहीं था, न्यूक्लियर वेपन्स का ना होना उसका असली दुश्मन था। और उस एक सबक ने पूरी दुनिया की न्यूक्लियर जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। लेकिन जो कम लोग जानते हैं वो ये, नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में ईरान की वो मिसाइलें जो इजराइल पर गिरी, उनकी जड़ें प्योंगयांग तक जाती हैं। नॉर्थ कोरिया इस युद्ध का सबसे चुप, सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा वो 40 साल पुरानी पार्टनरशिप जो आज मिसाइल बनकर मिडिल ईस्ट में फट रही है, वो ICBM सीक्रेट जो 2026 के एयर वॉर में आया, और किम जोंग उन का वो प्लान जो ईरान की तबाही देखकर और ज्यादा ताकतवर हो गया। ये दोस्ती शुरू हुई तब जब दोनों देशों के दुश्मन एक हुआ करते थे। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर चल रही थी। इराक के पास सोवियत मिसाइलें थी उस दौर में, ईरान के पास उस समय कुछ नहीं था। और तब एक देश आगे आया, उस देश का नाम था नॉर्थ कोरिया। उसने ईरान को दिए स्क्योर्ड बी मिसाइल। यूएस सोर्स का एक एस्टिमेट है 87 तक नॉर्थ कोरिया और चाइना ने मिलकर ईरान के 70% आर्म्स सप्लाई को हैंडल किया था। 70% आर्म्स सप्लाई। ये एक ट्रांजैक्शनल डील थी। ईरान के पास तेल, नॉर्थ कोरिया को चाहिए था कैश। लेकिन फिर ये रिलेशनशिप कुछ और बन गई। पहला मोड़ आया सोवियत यूनियन का कोलैप्स 1991 में। जब सोवियत यूनियन टूटा तो नॉर्थ कोरिया को जो ऑयल मिल रहा था वो प्रभावित हुआ। ईरान आगे आया, तेल दिया, बदले में उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई। 1991 में नॉर्थ कोरिया ने ईरान को दिया स्क्योर्ड सी 500 किलोमीटर की रेंज के आसपास की मिसाइल। और फिर 1990 में शहाब 3 मिसाइल ईरान को मिली और ईरान की मोस्ट फेमस बैलिस्टिक मिसाइल बन गई। 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल। और ये थी नॉर्थ कोरिया के नोडोंग मिसाइल डिजाइन पर बेस्ड। यानी जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी, उस मिसाइल की मां प्योंगयांग में बैठी हुई थी, नॉर्थ कोरिया में। इसके बाद दूसरा मोड़ 2012 में आया, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट का मोड़। सितंबर 2012, अगर आपको याद हो तो उस वक्त खबरें आई कि ईरान और नॉर्थ कोरिया ने साइन किया एक ऑफिशियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आप जानते हैं इस एग्रीमेंट में क्या था? दुनिया ने डिसमिस किया, इसको प्रोपेगेंडा माना, लेकिन द डिप्लोमेट के रिसर्चर जॉन एस स्पार्क ने खुलासा किया कि इस एग्रीमेंट ने क्रिएट किया ज्वाइंट लेबोरेटरीज एक्सचेंज प्रोग्राम, टेक्निकल डेटा। और सबसे शॉकिंग जो इस डील की बात थी वो ये कि जब एक साइड कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी मास्टर करती है तो दूसरी तरफ उसको इंस्टीट्यूशनली बेनिफिट करती है। यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम्स टू साइडेड ऑफ सेम कॉइन थे। तीसरा मोड़ 2015 और 26 का, जब ICBM सीक्रेट के बारे में बात हुई दुनिया में। 2015 में रिपोर्ट्स ये आई कि नॉर्थ कोरिया ने ईरान को भेजा है हॉसोंग 15 ICBM का 80 टन का रॉकेट बूस्ट। ये वही इंजन था जो नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को USA के ईस्ट कोस्ट तक पहुंचाने के लिए कैपेबल था। 2026 की एयर वॉर उसके बाद शुरू हुई और डॉक्टर बैथोल ने 1945 पर लिखा ईरान का ICBM प्रोग्राम उसे नॉर्थ कोरिया से मिला है। 1945 में ये लिखा हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पैनल ने भी ये कंफर्म किया कि 2020 में ईरान नॉर्थ कोरिया के बीच मिसाइल कंपोनेंट्स की ट्रांसफर हुई थी। ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और इसलिए जब यूएस ने ईरान को टारगेट किया, उसे नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब वो सवाल जो एक्सपर्ट्स मार्च 2026 में पूछ रहे हैं, दुनिया जानना चाहते हैं, ईरान की तबाही देखकर किम जोंग उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चाह रहा है? पहला बिंदु इसमें यह है कि सबसे बड़ा पार्ट यह है कि न्यूक्लियर नहीं था इसलिए मारे गए। न्यूक्लियर होता तो ऐसा नहीं होता। साउथ कोरियन डिफेंस ऑफिशियल सोंग स्योंग जोंग ने कहा है कि किम ने जरूर सोचा होगा कि ईरान को इसलिए अटैक किया गया क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। अगर होते तो इस तरह से नहीं टारगेट किया जाता। कोरियन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने लिखा कि द बॉम्ब वाज नेवर जस्ट अ प्रेस्टीज प्रोजेक्ट फॉर किम, इट वाज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। ईरान्स फेट वैलिडेट दैट। किम ने इमीडिएटली रेस्पॉन्स भी दिया इस पर। 4 से 5 मार्च 2026 को आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ? किम जोंग उन अपने नए 5000 टन डिस्ट्रॉयर के साथ था जिसका नाम है चोए ह्योन। सी टू ग्राउंड स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया उसने। नेवी न्यूक्लियर आर्मामेंट प्रोग्राम सेटिस्फैक्टरली ऑनगोइंग है उसका, ये उसने बताया। यानी ईरान की तबाही के 4 दिन बाद किम ने न्यूक्लियर नेवल पावर डिमोन्स्ट्रेट किया। और ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक संदेश था, मैसेज था। दूसरा बिंदु, खामेनेई की डेथ। किम के घर में एक
फॉरबिडन न्यूज थी। 1 मार्च को नॉर्थ कोरियन स्टेट मीडिया ने ईरान को कंडेम किया, 1 मार्च को, लेकिन खामेनेई की डेथ रिपोर्ट नहीं की किसी ने भी। CNN ने 7 मार्च को ये बात बताई, क्यों नहीं की कंडेम, क्यों ये न्यूज नहीं आई। CNN ने एक्सप्लेन किया कि नॉर्थ कोरिया का जो सिस्टम है वो इस तरह से बिल्ड किया गया है कि कोई भी इस तरह की खबर ब्रॉडकास्ट नहीं की जाएगी जिससे कि लोगों को ये लगे कि हमारा नेता भी मर सकता है। अगर किम के लोगों को ये पता चले कि एक सुप्रीम लीडर जो बंकर में 5 मिनट की एलिवेटर के नीचे था, CIA ने उसे ट्रैक करके मार दिया, तो ये किम के लिए खतरनाक है। तो किम अपनी ही इस तरह से एक मिथ जो उसने बनाया है उसको नहीं टूटने देगा। तीसरा बिंदु, चाइना और रशिया ने ईरान को बचाया नहीं। किम के लिए सबसे बड़ा शौक है। ईरान ने रशिया से 2022 में एक पार्टनरशिप की थी। नॉर्थ कोरिया ने रशिया से जून 2024 में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया। और जब ईरान पर हमला हुआ इजराइल और अमेरिका का, रशिया और चाइना ने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिए, मिलिट्री एक्शन 0। कोरिया टाइम्स के एनालिस्ट को म्योंग हुंग ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने सीखा कि चाइना और रशिया ट्रस्टेड एलाई नहीं है, ओनली न्यूक्लियर वेपन्स कैन गारंटीड सर्वाइवल। ये किम के लिए एक तरीके से जगाने वाला मूवमेंट है जो हमला किया गया। चौथा बिंदु, किम क्या ट्रंप को कॉल करेगा? ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग एंगल है। क्या किम और ट्रंप की बात होगी? CNN के एक एनालिसिस है, उन्होंने कहा कि सम बिलीव किम में कंसीडरिंग री एंगेजिंग विद ट्रंप, वो ट्रंप से दोबारा से बात कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ईरान स्ट्राइक के बाद ट्रंप का नेक्स्ट टारगेट कौन है? क्या नॉर्थ कोरिया? अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एल्ब्रिज कालेगी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया और रशियन न्यूक्लियर वेपन्स प्राइमरी थ्रेट हैं अमेरिका के लिए, यानी हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया उसके टारगेट पे। और किम जानता है कि ट्रंप से पर्सनल दुश्मनी है, वो उससे मिल चुके हैं, वो सिंगापुर में मुलाकात हुई और दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। ट्रंप ने उसके बाद एक मैसेज भी किया। किम स्केर्ड भी है और वो निगोशिएट भी करने का ऑप्शन ऊपर रखना चाहता है। किम डरा हुआ है, इसलिए और ज्यादा डेंजरस हो गया। बहुत सारे बीम्स उसके इसीलिए आ रहे हैं। किम को पता है कि उसकी सारी फिक्स लैंड बेस्ड एसेट अमेरिकन स्ट्राइक में प्रभावित हो सकती है। खामनेई ने बंकर में 5 मिनट की एलिवेटर राइड के नीचे छुपने की कोशिश की थी। CIA ने उसे वहां भी ट्रैक करके मार दिया। किम के लिए ये नाइटमेयर सिनेरियो, इसलिए वो मिसाइल्स अब सी पर ले जा रहा है, यानी हम मरेंगे और सबको मार देंगे। किम जोंग उन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह का है। और अब वो एंगल जो इंडिया के लिए डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस रखता है। नॉर्थ कोरिया के होसोंग 18, 90, 20 सॉलिड फ्यूल ICBMs जो हैं, उनकी रेंज US को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब जरा सोचिए कि अगर ट्रंप ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया को नेक्स्ट टारगेट मानता है, मान लीजिए, और किम स्केर्ड होकर एक्सलीट करता है, वेपन्स प्रोग्राम को और बढ़ाता है, और चाइना जो ऑलरेडी हॉर्मुज में ईरान को स्पेशल पैसेज दे चुका है, किम को सपोर्ट करता है, तो कोरियन पेनिसुएला में एक नई क्राइसिस पैदा हो जाएगी जो इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगी आप जानते हैं। इंडिया साउथ कोरिया $25 बिलियन का ट्रेड है, $25 बिलियन। सैमसंग, LG सबका इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, वो सारा प्रभावित होगा। कोरियन पेनिसुएला कॉन्फ्लिक्ट इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट शॉक होगा। और नॉर्थ कोरिया ईरान का 40 साल पुराना मिसाइल नेटवर्क जो आज भी चल रहा है वो कहां जाएगा अगर ईरान कोलैप्स होता है तो। ये सारी जो एनालिसिस है वो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी बड़ा सेंसिटिव जोन है और ट्रंप अगर वहां पर हमला करते हैं या ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के बीच कुछ भी ऐसा होता है जो अनयूजुअल है तो प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया के लिए होनी है। यानी खामेनेई गए, नया सुप्रीम लीडर आ गया ईरान में, नॉर्थ कोरिया कनेक्शन चलता रहेगा अभी। इसी रिपोर्ट का सार अगर हम देखें तो 3 सच्चाइयां हैं इस वक्त दुनिया की। पहली, ईरान और नॉर्थ कोरिया का मिसाइल पार्टनरशिप 40 साल पुराना है, स्क्यूड से ICBM तक, UN ने कंफर्म किया और ये डॉक्यूमेंटेड सच है। दूसरी सच्चाई, ईरान की तबाही ने किम जोंग उन को दुनिया का सबसे खतरनाक पाठ पढ़ाया है। न्यूक्लियर वेपन छोड़ने का मतलब है मरना, और किम ने इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स किया, सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करके नेवी न्यूक्लियर आर्मामेंट को और ज्यादा उसने तेज कर दिया। किम अब और ज्यादा एक्सलीट करेगा, डिप्लोमेसी कम, वेपन्स ज्यादा। और तीसरी, ये 3 थ्रेट का वर्ल्ड है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, यूरोप में यूक्रेन वॉर है, ईस्ट एशिया में कोरियन पेनिसुएला पर टेंशन है, और UPI के एनालिस्ट ने जो लिखा वो सबसे डिस्टर्बिंग है। किम मस्ट बी आस्किंग हिमसेल्फ, एम आई द नेक्स्ट ईरान? क्योंकि वेनेजुएला में हमने देखा, ईरान में हमने देखा, तो किम अब और ज्यादा खतरनाक हो गया, और ज्यादा वो न्यूक्लियर मिसाइल बनाएगा। आगे आने वाले समय में ट्रंप मार्च 31 से अप्रैल 2 तक चाइना विजिट करेंगे। मे बी अगर सिचुएशन कंट्रोल्ड रहती है, ये खबर कुछ जगह पे आई, किम ट्रंप के साथ इंगेजमेंट का ऑप्शन ओपन रख रहा है इसी वजह से कि हो सकता है कि दोनों के बीच बात। लेकिन वही किम डिस्ट्रॉयर पर न्यूक्लियर मिसाइल भी टेस्ट कर रहा है, दोनों एक साथ कर रहा है। यही नॉर्थ कोरिया की रणनीति है, निगोशिएट करो और आर्म करो एक साथ, एक ही सब। और इतिहास ये हमें बताता है ये रणनीति हमेशा काम करती है, क्योंकि जब तक बातचीत चलती है वेपन्स बनते रहते हैं।
ईरान ने वेपन नहीं बनाए और अब वो बैटलफील्ड में है। न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए, किम ने वेपन बनाए और वो अभी टेबल पर है, यानी किम को कोई नहीं छेड़ रहा। तो दुनिया के सामने एक अनसॉल्व पैराडॉक्स है। जो देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है वो डेंजरस हो जाता है, जो नहीं बनाता है वो हमेशा प्रभावित रहता है, उसको हमेशा आंख दिखाई जाती है। और इस पैराडॉक्स का कोई इजी आंसर नहीं है, आसान जवाब नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, ईरान वॉर देखकर किम जोंग उन अब कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़े, फिक्स है। अगर ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो एक काम कीजिए, अगली बार जब ईरान वॉर की खबर देखें तो प्योंगयांग की तरफ भी देखिए, क्योंकि इस दुनिया की सबसे डेंजरस स्टोरी मिडिल ईस्ट से नहीं, कोरियन पेनिनसुला पर लिखी जा रही है। अगली रिपोर्ट पर मिलते हैं।